संगीत और नृत्य ये दो अलग अलग विधाएं हैं, कलाएं हैं जिनमें आप पारंगत हैं और दोनों एक ही हैं। ये कैसे मेरा यह मानना है कि दोनों ही एक भाव के एक बीज से उत्पन्न होते हैं। स्कूलों को मानना है और इस पे भरोसा रखना है। जिस तरह से संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश। जापानीज, स्पेनिश, इन सब पे इतना भरोसा है, उतना एक क्लासिकल म्यूज़िक, एक क्लासिकल डांस का एक क्लासरूम बनाने में उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। कला तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें हमेशा कला को अपने कला के अधीन में तुम्हें रहना है। ये कभी नहीं सोचना कि तुम कला की रानी हो और तुम कला से ऊपर हो, नहीं। और हम जो भी देखते हैं, जिससे भी प्रभावित होते हैं या प्रेरित होते हैं, वो हमारे मन का ही एक प्रतीक है। मतलब उसमें और मुझ में फ़र्क नहीं है, ये मनुष्य का धर्म है। बिल्कुल। तो ये हमें सीखने को मिलता है गुरुकुल में। और अगर जब तक इस बारीक समझ तक हम नहीं पहुंच सकते, हम कलाकार बन ही नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ख़ास शो में, जहां हम भारतीय शास्त्रीय कलाओं की गहराई और उनकी आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे कलाकार जो नृत्य और संगीत दोनों में समान रूप से पारंगत हैं। एक ओर भरतनाट्यम के सशक्त साधक हैं तो दूसरी ओर कर्नाटक संगीत के गहरे ज्ञाता। इनका मानना है कि नृत्य और संगीत दो अलग अलग विधाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही साधना के दो रूप हैं, जहाँ शरीर, मन और आत्मा एक साथ अव्यक्त होते हैं। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर श्रीधर वासुदेवन जी का। आपका स्वागत है श्रीधर जी हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद मेरा आपको मुझे बुलाना यहाँ पर। तो जैसा मैंने आपके इंट्रो में कहा कि संगीत और नृत्य ये दो अलग अलग विधाएं हैं, कलाएं हैं जिनमें आप पारंगत हैं और दोनों एक ही हैं। ये कैसे एक कैसे कहते हैं आप श्रीधर जी? मेरा यह मानना है कि दोनों ही एक भाव के एक बीज से उत्पन्न होते हैं। मन की जो भावना होती है, उसको हमें, उस भावना को कहीं ना कहीं हमें अभिव्यक्त करने का कोई एक माध्यम हमें चाहिए होता है। भावना जब भी हमारे अंदर एक उत्पन्न होती है, तो सबसे पहले क्या है कि एक शरीर एक 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 तरह के एक भावनात्मक अभिव्यक्तित्व में आता है। तो वही नृत्य का सबसे पहला पहचान है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एक सोच है, जो एक बहुत ही सूक्ष्म विषय के बारे में बोल रहा हूँ, जो नाद है। तो नाद को हम कभी भी देख नहीं सकते, लेकिन नाद को हम महसूस करके, उस महसूस को हम एक गूंज ध्वनि में हम जब बांध के जब उसको प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम एक संगीत का स्वरूप बोलते हैं। और उस नाद में जब एक आनंद, आह्लाद हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उस आनंद को जब अपने शरीर से हम देते हैं, तो वो अपने आप में एक नृत्य की शुरुआत होती है। वाह। तो यह संबंध नृत्य और संगीत का, ये तो पारलौकिक है। ये शुरुआत करते हैं आपकी यात्रा जो ये नृत्य की रही, संगीत की रही। तो बहुत कम एज में आपने नृत्य शुरू कर दिया था और उस एज में जब बच्चे को खुद अपनी समझ नहीं होती कि उसे करना क्या है, और वो दौर ऐसा रहा होगा जब माता पिता तो कतई नहीं चाहते थे कि बच्चा कलाकार बने, कुछ और कर ले, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। बिल्कुल। तो फिर उन माता पिताओं के लिए ये फैसला लेना कि मेरा बच्चा भारत की जो कला संस्कृति उसको आगे बढ़ाएगा, ये कैसे हुआ? मैं यह ज़रूर बोलूँगा कि इसमें ये तो भगवान की इच्छा थी और गुरु कृपा थी। और सबसे पहले यह है कि मेरी माता ही मेरी प्रथम गुरु है संगीत की। तो जिस परिवार में मैं जन्म लिया हूँ, वो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य हो गया है कि मेरे घर में ही संगीत, नृत्य, उसकी क्लासेस चलती रहती थी। और उस बीच मैं भी पैदा हुआ और मेरी माता के ही एक शिक्षण में और उनके मार्गदर्शन में संगीत सुनते सुनते मैं आया। और जब मैं
I remember when I was 3.5 years old, I started my music training. And जब मैं 4 साल का था, मेरे अंदर लाइक डांस जो है अपने आप आता था. एज यू से, एज आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम नहीं चुनते कलाकार बनना. भगवान हमारे अंदर कला का वो बीज डाल के हमें बेचता है, और वो एक दायित्व है. अगर उसको समझ के उसको निभाने के मार्ग में हम चले तो हम उसकी राह में चल रहे हैं. और अगर उसको ठुकरा दिया और दुनिया के कुछ बोले चाले पे हम निकल के कुछ और करने की कोशिश पे उसमें भी असफल हो जाते हैं, तो भगवान के निर्णय में भी हमने एक बहुत बड़ा एक लाठी मारा और अपने ही निर्णय को निभा नहीं पाते. कभी कभी ऐसे बहुत लोगों को देखा है मैंने. मेरे मार्ग में मेरी माता सबसे एक बहुत बड़ी एक नींव रही है मेरे लिए. मेरे को संगीत ही करना है और नृत्य ही करना है कि अड़ में रही. और मेरे पिताजी भगवान हैं. उन्होंने मुझे जो करना है उसके लिए सारा जो भी कंफर्ट जोन है वो सब कुछ दिया उन्होंने. ही वॉज बाय प्रोफेशन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अच्छा. एंड बट ही डिड नॉट फोर्स मी एवर इन हिज लाइफ कि मेरा बच्चा भी अकाउंट्स में आए. कुछ नहीं. या कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कहा हो कि नृत्य नहीं करना है? क्योंकि कई बार इसको अक्सर जो अगर आप सही कह रहे हैं. मेल डांसर है तो बिल्कुल, एम्बैरसमेंट बिल्कुल. से जोड़ के देखते हैं. बिल्कुल. माता पिता एम्बैरस होते हैं, बच्चा एम्बैरस होता है. तो आखिर ये कब बदलेगा? एक्चुअली दुनिया बहुत आगे आ चुकी है. वी आर इन अ जनरेशन वेयर क्लासिकल डांस कम्युनिटी फ्रेटर्निटी इस भरतनाट्यम और कोई भी शास्त्रीय नृत्य आप देख लीजिए, इसमें अब समानता है. जितने फीमेल आर्टिस्ट हैं अब उतने ही मेल आर्टिस्ट हैं. तो दुनिया बहुत आगे आ चुकी है. एंड इस एक विश्वास और इस एक दर्शन को हम हमेशा बहुत मन से मान के चलते हैं, क्योंकि इस विद्या, नाट्य विद्या के सबसे पहले हमारे ईश्वर ही नटेश्वर हैं, नटराज हैं. और उनके ही इच्छा से ये नृत्य जो है जिसको चुनता है और जिस तक पहुंचता है, जिसके द्वारा लोक में विकास होता है, तो वो तो अलग ही यात्रा है. उसे हम आजकल के समझ के अनुसार, आजकल नहीं बल्कि आजकल तो लोग समझते हैं. मैं जितना भी देख रहा हूँ लोग समझदार हैं आजकल के. बिकॉज आवर कम्युनिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस हैज़ स्वोलन इनफ. इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री. इट्स अ वेरी बिग इंडस्ट्री. बहुत सारे IIT ख़त्म करके या तो XLRI से पास आउट होके अपने 6 और 7 डिजिट सैलरी को छोड़ के फुल टाइम आर्टिस्ट आजकल बहुत लोग कर रहे हैं. सो वी हैव अ ह्यूज एजुकेटेड कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट्स एंड हु आर ब्रिलियंट. तो यहाँ पर कमी कला की और कलाकारों की बिल्कुल भी नहीं है. ऑडियंस बहुत बन रहे हैं. पहचान अगर कहीं पर पहचान का खोट हो रहा है तो हमारे एजुकेशन सिस्टम से उसको हटा दिया है. सो एजुकेशन सिस्टम से हटा दिया है, लेकिन मुझे तो लगता है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड किया गया है, बी इट म्यूज़िक, डांस, आर्ट फॉर्म्स, कि बच्चे को एक्सपोजर मिले. बिल्कुल, बिल्कुल. तो फिर कैसे एजुकेशन से हटाने की बात कर देखिए, रहे हैं? इसको अगर मैं और थोड़ा सा डिकोड करके बोलूँगा, आप महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में तो आप हर जगह में देख लीजिए, एंड बंगाल की तरफ देख लीजिए, क्लासिकल आर्टिस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर ब्रिंगिंग अप. बच्चों को बचपन से ही इन चीज़ों का सेंसिटाइज कर दिया जाता है. आई मीन कॉन्सर्ट अटेंड करना तो एक पार्ट ऑफ फैमिली इवेंट है, और मंदिरों में तो प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं. दिल्ली में भी होते हैं. बट आई मीन मेरे समझ में जितना मैं देख रहा हूँ, सिर्फ ये उत्तर भारत में ये कमी रह गई है कि द आर्ट एंड क्लासिकल कल्चरल एजुकेशन जो है, ट्रेडिशनल कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन जो है, उत्तर भारत में ही थोड़ी पीछे रह गई है. आई मीन आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी टू से दैट the northern part of India has to really come forward to understand Indianness and the properties of India. The strong weapons of India is the soft power is art, traditional culture, traditional performing arts. ये सब बहुत strong soft powers है हमारे, और इन्हीं से आज हम अपने इंडिया को इंडिया बोलते हैं. हमारी भाषा जो आज हम हिंदी बात कर रहे हैं, इस भाषा की वजह से आज हम भारतीय हैं.
तो ये रुकावट कहाँ पे आती है श्रीधर जी? क्योंकि देखिए स्कूल में हम्म, कितने कितने गवर्नमेंट स्कूल्स में आज म्यूजिक एंड डांस क्लासिकल हैं? शुरुआत में तो कहीं भी नहीं होंगे मुझे लगता है। क्यों? यही मेरा आज भी सवाल इट है। शुड बी मेड कंपलसरी। मैं सीबीएसई में मैं बोर्ड मेंबर हूँ। मैंने सिलेबस सेट किया है, अभी नहीं, 15 साल पहले। मेरे कितने स्टूडेंट्स 9th 10th 11th 12th का क्लासिकल म्यूजिक का, कर्नाटक म्यूजिक का एग्जाम दे चुके हैं। तब का प्रॉब्लम था, यूनिवर्सिटी डिड नॉट हैव एन एक्सेप्टेंस टू दैट 6th सब्जेक्ट। बट अभी एक्सेप्टेंस है, बट स्कूल्स इन द नॉर्थ, नॉट इन द साउथ, बिकॉज ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे गंधर्व महाविद्यालय, प्राचीन कला केंद्र, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके एग्ज़ाम से 5% मार्क या 10% मार्क 10th बोर्ड्स एंड 11th 12th बोर्ड्स में उनको मिलता है। महाराष्ट्र में एक एक इंस्टीट्यूशन में 300-400 बच्चे गंधर्व में मार्क लेने के लिए ही डांस एंड म्यूजिक सीखते हैं, तबला सीखते हैं, सितार सीखते हैं। नॉर्थ में आपको नहीं मिलेंगे। सो वो एक्सपोजर ही नहीं है, ना ही मुझे लगता है कि पेरेंट्स में इतनी समझ है कि इसके तरफ ध्यान पेरेंट्स का प्रॉब्लम जितना मैं देख रहा हूँ, दे आर कंपल्ड एंड दे आर फोर्स्ड बाय द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर्स ऑफ डिमांड्स। एक इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इफ दे हैव टू हैव देयर इंस्टीट्यूशन एनरिच्ड विद आर्ट एंड कल्चर। It's never the mistake of a children. It is never the mistake of a parent. It is the responsibility of an institution, may it be government or a private. Because westernization जो हम आजकल देख रहे हैं इतना आगे बढ़ गया है, digitization is fine, but westernization of your thought process is dangerous. Absolutely. If you are westernized by your entire psyche, then you are no more Indian. You're And losing your you have Indianness. lost. You have lost. Then your none of the classical music or classical dance or your classical thought process is relevant to your day-to-day life. बट व्हेन यू वर अ बोर्ड मेंबर विद सीबीएसई और 15 साल पहले जो आपने सिलेबस सेट किया, जी। ओके, उसमें अपनी प्रॉब्लमस थी जिस कारण वो फुल्ली इंट्रोड्यूस नहीं हो सका, बट होना क्या चाहिए था बेसिकली? क्या एक बतौर बोर्ड मेंबर व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू? The first step अभी क्या है कि the efforts are still going on from Delhi University's musical faculty also, because हमारे ही गुरुजन वहाँ जो हैं, क्योंकि I am also product of Delhi University's musical faculty, Department of Music and Fine Arts. तो वहाँ के अभी जो प्रोफेसर्स हैं एंड वो लोगों ने अभी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हर साल सिलेबस सेट करना है, वो सब कर रहे हैं। स्कूलों को मानना है और इस पे भरोसा रखना है। जिस तरह से संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश, इन सब पे इतना भरोसा है, उतना एक क्लासिकल म्यूज़िक, एक क्लासिकल डांस का एक क्लासरूम बनाने में उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। उसको करिकुलम में वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट रखने में उनको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बिकॉज बहुत से बच्चे हैं जो बाहर आके प्राइवेटली लेते हैं, सीखते हैं, बट स्कूल में उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है क्लासिकल। बिकॉज पीपल कंसिडर कि ये करियर नहीं है, ये हॉबी है। हाउ डू यू क्रिएट अ करियर? मैं हमेशा सारे पेरेंट्स से पूछता हूँ, हम जब बच्चों को एक 6th क्लास, ओके 9th क्लास में भी जब जाते हैं, फिर 11th क्लास के ग्रुप्स को डिसाइड करना होता है, क्या इस भरोसे से करते हैं कि 12th के बाद आप इसी ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे करियर? At least definitely 50% of the children do not have a relevant life after their schools. The education that they had till their school or till their college is nothing to do with their real life after their schools or college. जब इसमें आप इतना भरोसा रख के एक कंपल्सिव सिस्टम ऑफ अपने एजुकेशन सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हैं, why can't you believe in your own power? कला एक अपना पहचान है। आप करियर बना, इतने स्मॉल बिजनेसेस हैं, कोई खाना बनाता है, अपना खुद का एक दुकान खोलता है या एक कैंटीन खोलता है या एक मेस खोलता है, वो तो खाने का कॉन्फिडेंस है। कला के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इट इज़ इंटैंजिबल। वी नीड टू नो आवर राइट ऑडियंस। जहाँ समझ नहीं है वहाँ बैठ के लोग समझ नहीं रहे हैं बोल के फ़ायदा नहीं है। समझने वाले बहुत हैं,
उन लोगों को हमें समझना है और हमें जाके देखना है. It's a part of basic research that if I need to know which is the right university for my subject, may it be psychology, may it be IT, may it be product design, whatever. I know my subject, but I want to know which is the right institution. Symbiosis है, ये सब है. तो लोग इतना रिसर्च जब करते हैं, इसमें भी वही रिसर्च चाहिए. I need to know which is the right destination where my art is going to grow and my takers are there. बिल्कुल. We need to actually know the right audience, and we need to know our art so well that we have the ability and the capacity to deliver what we want to deliver to our people. Because when it is a performance, it is a transaction. When it is a practice, it is your own empowerment. साधना जो हम करते हैं वो तो हमारे लिए है. साधना सिर्फ साधना ही नहीं है, साधना के साथ हम समझ को बढ़ाते हैं. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक बच्चे की, जब आप 3 साल के थे, 2 साल के थे, क्या उम्र थी आपकी जब आपका जुड़ा हुआ? 3.5 साल में संगीत, 4 साल में नृत्य. ओ माय गॉड, उस समय तो समझ भी नहीं होती. लेकिन आप लकी रहे कि आपको वैजंती माला बाली जैसी गुरु मिली. बिल्कुल. और उनसे कैसे जुड़ा हुआ, मतलब फाइंडिंग द राइट गुरु, हाउ डिड इट हैपन? लकीली मेरी माता श्रीमती कमला श्रीनिवासन, वो एक गोदा संगम करके, गोदा देवी संगम करके बहुत एक्टिव एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ लेडीज़ जो ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशंस गाते थे, भक्ति संगीत गाते थे. तो उनमें से उनकी जो टीम, उनकी जो हेड हैं श्रीमती शकुंतला अयंगार, वो मेरी गुरु भी हैं, श्री वैष्णव की गुरु हैं. एंड वो और मेरी गुरु वैजंती अम्मा जी, वैजंती माला जी, बचपन से साथ बहुत बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, जिगरी दोस्त थे. एंड उन दोनों ने नृत्य साथ शुरू किया सीखना. एंड उन्होंने जब वैजंती माला जी दिल्ली आई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आई, उनको थोड़े स्टूडेंट्स चाहिए था ताकि शी कैन स्टार्ट क्लासेस. शी जस्ट वांटेड टू इनिशिएट क्लासेस इन दिल्ली करके. तो उस ऑडिशन के दिन मुझे लेके गया हुआ था. ऐसा हुआ कि मुझे लेके गए एंड सारे बड़े बड़े दीदियाँ थी, लाइक सबने बहुत लोगों से सीख के 15 साल 18 साल सीख के फिर वैजंती अम्मा के पास आए लोग. मैं एक ही था जो लाइक सेकंड क्लास में था तभी, छोटा सा, एंड एक ही लड़का था. एंड मुझको भी वहाँ लेके गए. तो जब वैजंती अम्मा ने सबको ऐसे देखी, फिर मुझे देखा ये छुटकू क्या कर रहा है करके. तो फिर उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, मेरा इस उंगली को पकड़ के मुझे लेके मेरे को सामने खड़ा किया. फिर उस दिन उन्होंने मेरा विद्यारंभ किया. उसके बाद यात्रा तो जो शुरू हुई वो तो मैं बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी उसी दिन शुरू हुई. कुछ बताइए ना वैजंती माला जी के बारे में, कि इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शख्सियत, कैसा उनका, मतलब मेरी गुरु वैजंती अम्मा के बारे में अगर बताना है तो पूरी दुनिया उनको जानती है. बट क्योंकि मैं उनके साथ 11 साल गुरुकुल में रहा हूँ. गुरुकुल में? उनके घर रह के सीखा है मैंने. ओह. ये नहीं कि 1 घंटा क्लास हो गया, घर चले गए, हफ्ते में 2 दिन का क्लास नहीं. मेरे को रोज़ वहाँ जाना है. मेरा सीखना भी वहीं, रियाज भी वहीं. जाने का समय पता है, वापस जाने का समय नहीं पता. तो ये उस ज़माने का था. आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 1990s. एंड दिल्ली वॉज नॉट दिस बिजी. दिल्ली वॉज क्वाइट वेरी कंफर्टेबल. बस में ही जाना होता था करोल बाग से लोधी एस्टेट. एंड रात में अगर 11 बजे 12 बजे क्लास ख़त्म होता है तो बस मिले तो बस मिले, नहीं तो कहीं तक चल के ही, कभी कभी चल के ही करोल बाग तक आना होता था. ऐसा होता था. वैजंती अम्मा जब सिखाती थी, उनको एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करना है तो पहले तो गॉडेस, मेरे लिए भगवती हैं वो. दूसरा डिसिप्लिन. मतलब वो अगर एक्ट्रेस हैं तो एक्ट्रेस हैं, वो पॉलिटिशियन हैं तो पॉलिटिशियन हैं, वो अगर गोल्फर हैं तो गोल्फर हैं,
क्लासिकल डांसर है तो क्लासिकल डांसर है, इनमें से कोई भी पर्सनालिटी आपस में कंफ्यूज नहीं करेगा किसी को। आप पॉलिटिशियन से बात कर रही है तो पॉलिटिक्स ही बात करेगी, वहाँ बीच में कुछ और नहीं आएगा। आप अगर गोल्फ के बारे में बात कर रहे हैं तो क्योंकि वो मुझे लेके गई हैं अपने गोल्फ प्रैक्टिसेस में, सब सेशंस में, तो वो सिर्फ गोल्फ के बारे में बात होगा और उसमें भी इतनी इन डेप्थ बात करेगी। मुझे समझ नहीं आता था वहाँ पे गोल्फ में है ही क्या इतना कुछ करने के लिए, बट तो रह के समझ आया कि ओ माय गॉड, इट इज़ एन आर्ट इन इटसेल्फ। तब कपिल देव के साथ उनका टूर्नामेंट था, अच्छा, गोल्फ में, लाइक दैट। तो तो उस जमाने में तो जीती थी। ऑफ कोर्स, लाइक दैट। तो वो भी थोड़ा समझने को तब मिला। एंड जब मेरे लिए गुरु थी, हैं ऑफ कोर्स, शी इज द बेस्ट एंड द मोस्ट challenging gurus, because she's an uncompromising guru, I would say, acharya. मतलब strict तो बहुत स्वीट वर्ड है। शी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। जब तक आज का सिखाया आज नहीं आया तब तक खाना नहीं, पानी नहीं। अच्छा, तो ऐसा उनका सिखाने का ढंग होता है। और दूसरा क्या है कि वो ये नहीं कि बैठे बैठे हाँ ऐसे करो सिखाएगी, बैठ के नहीं सिखाएंगी, वो खुद आधा घंटा 1 घंटा डांस करेंगी, करके दिखाएंगी, फिर वो डिमांड करेंगी कि ये करना है। हम उनसे सवाल नहीं कर सकते कि ये क्या, ये कैसे। यू कैन इन अ क्लासरूम, आई वाज द ओनली स्टूडेंट फॉर माय लास्ट 8 years। मेरे सामने जो भी आए 3 महीना 4 महीने में भाग गए। पहले 3 साल ऐसा ही चला, कोई भी टिका नहीं। अच्छा, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरा मिलना हुआ है वैजयंत नेपाला जी से। क्या बात है, अरे वाह, क्या एंड वी शेयर द बर्थडे। Oh, 13th August. Wow, that's so wonderful. That's so wonderful. Wow. So, जब हम मिले तो यही हम डिस्कस कर रहे थे, अरे हमारा बर्थडे सेम डे है। That's so lovely. सेम डेट पे। You're a strong personality, I can understand. So मुझे लगता है उनका जो डिसिप्लिन है ना, जैसे सूरज कभी नहीं अपनी जगह से हिलता, वो मतलब उगता ही है और डूबता ही है सही समय पे, वैसे ही मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी परिस्थिति में वो अपने डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती। लाइक दैट, वो जो हैं और उन्हें जो करना है वो करना ही है, और वो जो करेंगी वो सही ही करेंगी। ये भी है, ये नहीं कि अपने ज़िद में चाहे भला हो बुरा हो, मैं जो सोची वही होना, नहीं। वो जो सोचती है वो सही ही होता है। वाह, वो बहुत बड़ी बात है। ये विश्वास भी होना गुरु पे। बिल्कुल, वो जो सोचती हैं वो सही ही होता है, क्योंकि उनका अनुभव इतना है कि हम लोग सोच नहीं सकते। हम तो चाहे बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों में ही हमारा खुशी टिकता है उस समय पे, बट आज लगता है कि ओके, वो जो कह रही थी सही है। बिकॉज नाउ शी इज़ 93। आई मेट हर लास्ट December, एंड शी स्टिल in all hale and healthy good memory. She sings, she does abhinaya, and she is the one जिनके पास पुराने जो भरतनाट्यम के पुराने हस्त विद्या जो है, वो मुद्राएं उनके पास आज भी उन्हीं के पास है, लाइक दैट। तो वो पुरानी जो तिजोरी, जीती जागती सांस लेती तिजोरी जो है, आज उसी देवता के पास है। तो इसलिए मैं उनको देवता बोलता हूँ मैं। और आपने अभी जिक्र किया कि गुरुकुल, ये एक ऐसा शब्द है जिसने अपनी पहचान समय के साथ लगता है खो दी है। क्या उससे बहुत फर्क आया है? अच्छा भी आया है, और मैं अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि गुरुकुल में बहुत समय देना पड़ता है। गुरुकुल में हम एक एज एन इंडिविजुअल, आई डोंट एग्जिस्ट, द टर्म और द कॉन्सेप्ट ऑफ आई as a student or a disciple don't exist at all. When I'm in a Gurukul, it is only the Guru. And if I want to be a student, I will attend some moments of the class, learn some lessons, और मैं निकल जाऊंगा. But if I want to be a disciple, I have to be there, to be in it, to be in the discipline of that, to become a disciple. तो इसलिए उसमें समय देना पड़ता है। तो इसीलिए गुरुकुल जो शब्द है या गुरुकुल जो प्रथा है, आजकल बहुत आर्ग्यूमेंट हो ही रहा है उसके बारे में, बट गुरुकुल होने से ही कुछ चीज़ें
जैसी होनी चाहिए वैसे हो सकती हैं, क्योंकि बीइंग क्रिएटिव और बीइंग इंटरप्रिटेटिव कैन लीड यू टू dangerous things. We can discover maybe not very right thing of. ये मैं समझ नहीं पाई, डेंजरस थिंग्स जो आपने कहा इसको। देखिए, आज मैं अपने आप को, अगर मैं कर्नाटक गायक कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन अगर मैं अपने ऑडियंस के अनुसार अपने गायन को बदल रहा हूँ, गायन को बदल सकता हूँ, गायकी या गाने की जो शैली है वो बदल गया, तो मैं कर्नाटक हूँ ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अपनी सीमा को बहुत स्ट्रांगली बना के रखना है, और मेरा दायित्व ये होना चाहिए कि मेरी रियाज और मेरा समझ अपने कला में इतना स्ट्रांग हो कि एक आलाप मैं छेड़ूं तो भी अनजान से भी अनजान व्यक्ति भी उसको छू पाए। क्योंकि हमेशा ये मेरे गुरु सब लोगों ने बोला है, वैजयंती अम्मा भी बोलती है कि उनकी नानी उनको बोलती थी हमेशा कि कला तुमसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए तुम्हें हमेशा कला को कला के अधीन में तुम्हें रहना है। ये कभी नहीं सोचना कि तुम कला की रानी हो और तुम कला से ऊपर हो, नहीं। तो हमें ये सिखाया जाता है कि ये गुरुकुल में ही सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूशंस में नहीं सिखाया जाता। हमें कला के अधीन रहना है, और आज अगर मैं गा पा रहा हूँ, सुर मिल रहा है, तो वो कला की कृपा है जो मेरे अंदर है। नहीं, मैंने कई गुरु शिष्य परंपरा के तहत बच्चों क्या मतलब एडल्ट्स को भी इस परंपरा में रहते देखा है, और मुझे तब मैंने महसूस किया, जब मैंने अपनी आँखों से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई शिष्य वहाँ पर सिर्फ संगीत या कला नहीं सीख रहा होता, वो जीवन सीख रहा होता है, वो सेवा सीख रहा होता है। तो बहुत कुछ वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, मतलब मुझे मिला, जिससे मुझे लगा कि इसका खो जाना तो सही नहीं है। यही गुरुकुल में मिलेगा आपको, क्योंकि मेरे क्लासरूम में रोज़ मेरे डांस करने से पहले, मेरे गुरु के आने से पहले मुझे झाड़ू पोंछा मारना है। झाड़ू पोंछा मार के उनके इस कुर्सी को साफ़ करके, चटाई बिछा के, दिया और धूप लगा के, फिर उसके बाद उनको जाके मैसेज पहुंचेगा कि हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ करके। ये शिष्य धर्म है कि अपने कार्यशाला या विद्याशाला या अभ्यासशाला को सबसे पहले सानिध्य बनाना है, और गुरु के आने के योग्य बनाना है। क्योंकि हम पसीना पिछले दिन पूरा बहा के उस जगह को पूरा मैला हम करते हैं, और उस मैले को अपने ही मैल को साफ कर, ये फिलॉसफी है। इसे ना, इसके लिए कोई असिस्टेंट हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारी गलती को हम ही सुधारें, हमारी मैल को हम ही साफ करें, और पिछले दिन रात तक जो रियाज हुआ है, अगले दिन सुबह आके मेरे ही उस पसीने को मैं साफ करूं। तो ये जो है, it's not an outwardly process, it is an internal philosophy. It teaches you to be humble first of all. It teaches you to be a human being. बहुत सुंदर। I mean, मनुष्य, मैं इंसान नहीं बोलूँगा, I don't exactly understand the word meaning of इंसान, but मनुष्य जब बोलते हैं ना, मन से जो चलता है, मन जिसका सब जगह में फैला होता है, भीतर और बाहर। बिकॉज संस्कृत में मनः इष्यति इति मनः मनुष्यः, तो वो ईश जो धातु है वो ईशित्व तत्व को बताता है, सब जगह फैला हुआ है। और हम जो भी देखते हैं, जिससे भी प्रभावित होते हैं या प्रेरित होते हैं, वो हमारे मन का ही एक प्रतीक है। मतलब उसमें और मुझ में फ़र्क नहीं है, ये मनुष्य का धर्म है। बिल्कुल। तो ये हमें सीखने को मिलता है गुरुकुल में। और अगर जब तक इस बारीक समझ तक हम नहीं पहुंच सकते, हम कलाकार बन ही नहीं सकते। और जैसे जब आपका कर्नाटक संगीत से जुड़ना हुआ जी, सो उस समय आपको क्या लगा कि आपको कर्नाटक संगीत भी सीखना चाहिए, क्योंकि नृत्य तो आप कर ही रहे थे, सीख ही रहे थे। एक्चुअली वैजयंती माँ ही बोलती है कि गाने के बिना नृत्य को कभी नहीं करना चाहिए, गाना सीखे बिना नृत्य कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो खुद गाती थी, वो खुद पहले गाना ही सिखाती थी। और मेरे संगीत के गुरु मदुरई श्री रामभद्र जी हैं, जो स्वर्गीय। तो
मेरे मेरे माता के सबसे मेरे माता उनकी सबसे पहली शिष्य थी और मैं और मेरे भैया उनके आखिरी शिष्य थे। अच्छा। तो इतनी बड़ी पीढ़ी उन्होंने तैयार की है लगता है। और ऐसे गुरु मिलना आजकल में, बोलना नहीं चाहिए बट आजकल में दुर्लभ है, क्योंकि वो घर आके सिखाते थे। आज एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, तो भी नहीं, आधा घंटा गा लो कोई बात नहीं, दिमाग हल्का हो जाएगा, ऐसे करके सिखाते थे लिटरली। पहले लगता है कि वो हो क्यों आगे करके, मेरे भैया को लगता है कि मेरे को पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि चलो पढ़ाई से छुटकारा मिल गया, गा लेते हैं करके। तो मेरे को गाने से और नृत्य से हमेशा ही नेचुरल एक बॉन्डिंग है इसीलिए। बट वो आधा घंटा हम जब गाते थे, संगीत को जानने का मेन पर्पस क्या है कि हम साहित्य को समझते हैं, सुर के भावों को समझते हैं, सुर के एक इमोशंस को समझ पाते हैं। ये भी मुझे बहुत धीरे धीरे समझ में आया। ये तो मैं समझ गई थी एक उम्र तक की एक कला है, इसमें तपस्या लगती है, साधना लगती है, तब आप कलाकार बनते हैं। लेकिन इसके पीछे एक गहन रिसर्च भी तो लगता है। मतलब कि जो आपने कहा कि इसके पीछे एक शोध, बिल्कुल साहित्य बिल्कुल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। बिना साहित्य के तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? अब ये साहित्य भी देखिए, साहित्य एक्चुअली कला में भाषा, भगवत गीता भी कहता है और कई अपने उपनिषद में बोला गया है कि भाषा एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हम अपने सोच को बिल्कुल पहुँचा नहीं पाते ऊपर तक। तो वहाँ पर भाषा हमें काम देती है, काम आती है कि कुछ चीज़ों को एक मैनिफेस्ट करना है, एक 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 शब्द में उसको बांधने से थोड़ा क्लैरिटी मिल जाता है, खो नहीं जाते करके। अभी फॉर एग्जांपल अगर देखिए, अगर मैं एक आलाप कर रहा हूँ, ये एक भाव है। इसके पीछे इफ आई वांट टू डेवलप अ स्टेटमेंट, तो ये एक स्टेटमेंट हुआ है आलाप का। तो म्यूजिकल स्टेटमेंट में क्या होता है कि शब्द नहीं है लेकिन भाव फिर भी है। अब इसको अगर उन लोगों को जिन्हें समझ नहीं आता आलाप, तो उन लोगों के लिए पूरब खिला है और खिले कली। वाह। इसको अब शब्द से हमको और स्पष्ट मिल जाता है। तो ये कारण शब्द का ये है। तो इसमें अंग शुद्धि, अभिनय, भाव, इन सब का संतुलन कैसे बनता है? संतुलन। अब अंग शुद्धि जो है, जितना भाव शुद्ध हो और उससे जितना हमारा टेक्निकल क्लैरिटी हो, रियाज जितना शुद्ध हो और टेक्निक्स का समझ, एप्लीकेशन है ना, तो उसका एप्लीकेशन अगर हमको आ गया तो वो विद्या बन जाता है। जो नाट्य है या नृत्य है, वो टेक्निक तब तक है जब उसमें समझ नहीं होता है, लेकिन कला तब बनती है जब उसमें समझ आ जाता है। तो इसलिए ये यात्रा जो नाट्य नृत्य से कला तक जो से लेके जाना होता है एक शिष्य को, तो वही हमारी यात्रा है, कला यात्रा। और इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही? भिन्न। सबसे पहले अगर इसको हम परफॉर्मेंस के लिए सीखते हैं तो सीखना क्या समय हम सीखने पे पहले दें या परफॉर्मेंस को हंट करने में लगाएं, ये एक अलग रहता है। जैसे कि अगर मैंने जॉब ढूंढना है तो मुझे जॉब के लिए अलग अलग जगह में अप्लाई करना होता है, इंटरव्यू जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वैसे ही परफॉर्मेंस के लिए हमें अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। बट अगर हम अपने एक गुरु के माध्यम जब जाते हैं तो क्या होता है कि गुरु ही हमारा एक एक जगह में परफॉर्मेंस सेट कर देते हैं।
क्योंकि गुरु के माध्यम से गुरु के शिष्य को फैसिलिटीज़ मिल जाता है एंड एक भरोसा है कि ये शिष्य पक्का अच्छा करेगा करके. अदरवाइज द प्रॉब्लम्स इज लाइक, आजकल का प्रॉब्लम बोलूँगा मैं, देयर इज अ ह्यूज क्राउड, देयर इज अ ह्यूज क्राउड एंड देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ एवेन्यूज. रियली? अगर पहले क्या था कि अगर 100 फेस्टिवल्स थे और अच्छे कलाकार हमारे पास, एक 70 to 100 artists we had. Maybe gradually it became 150 artists. तो 100 festivals में easily एक cycle हो जाता था. Now we have maybe 250 festivals. We have 2,500 performing artists. I mean average ratio बता रहा हूँ. So it's hard to fit everyone into the whole cycle of performances. But yes, art can never stop. So there are seekers, there are learners, and multiple professions को balance करते हुए भी आजकल आर्टिस्ट हैं जो काम भी करते हैं लेकिन परफॉर्म भी करते हैं एंड सीखते भी हैं. बिकॉज सीखना इस कला में ख़त्म नहीं होता है. आज भी हम अपने गुरु के पास जाते हैं, सीखने के लिए जाते हैं और कुछ ना कुछ नया आता ही है, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं जो उनकी तिजोरी में है जो आज तक हमको समझ भी नहीं आया कि कहाँ है ये. कुछ चीज़ें लिखते हैं, कुछ चीज़ें उनके पुराने स्क्रिप्ट में होती हैं, देन कुछ चीज़ें उनके अभ्यास में होता है, एक्सपीरियंस में होता है, विजन में होता है. तो जब अभ्यास करते हैं हमें ये सिखाया जाता है कि ये सोच के अभ्यास नहीं करना कि ये प्रोग्राम है. बिल्कुल. क्लासरूम अपने आप में एक प्रोग्राम है. तो हमें वो रोज़ परफॉर्म करना ही है. लेकिन श्रीधर जी, आपसे बात करके मुझे जो एक बात जो बहुत अच्छी लग रही है, जो आपने कहा कि समय के साथ एक्सेप्टेंस बढ़ी है, अब नंबर ऑफ़ आर्टिस्ट काफ़ी बढ़े हैं, एवेन्यूज़ भले ही कम हो, उस दिशा में काम किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है अगर हम देखें तो रुचि हो रही है लोगों को. बिल्कुल इंटरेस्ट है. ये एक पॉजिटिव साइन है मुझे लगता है. बहरहाल कोविड ने बहुत बड़ा एक योगदान दिया है इसमें. क्योंकि पहले आर्टिस्ट लोग इतने डिजिटल डिपेंडेंट नहीं थे, बिकॉज लाइव परफॉर्मेंस इतने ही मेनली होते थे. ऑनलाइन परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट इतना नहीं था. अभी कोविड के साथ साथ क्या हो गया कि ऑनलाइन परफॉर्मेंसेस, ऑनलाइन फेस्टिवल्स इतने हो रहे हैं कि लाइक यू सब्सक्राइब टू वॉच अ परफॉर्मेंस, यू सब्सक्राइब टू अटेंड एन ऑनलाइन वर्कशॉप. तो कहीं भी बैठे दुनिया में कोई भी किसी से भी कहीं भी सीख रहे हैं. तो वो भी आजकल हो गया है काफ़ी लाइक दैट. तो इसीलिए डिजिटल मीडियम से जो एक रिलेशनशिप बन सकता है सीखने का, सिखाने का, वो भी बहुत अच्छे से हो गया है अभी लाइक दैट. तो यंग आर्टिस्ट के लिए इसीलिए अब क्या हो रहा है कि लाइक वी आर ट्राइंग टू, लाइक एज अ सीनियर डांसर एंड एज म्यूजिशियन, वी ट्राई टू curate short online performances where they can invite their people from across the globe, and they can also have the confidence of performing in a studio like this, and it is a chamber concert. It's a concert, no less than a concert, जहाँ पर उनके like एक 50 लोग सामने आके बैठ भी सकते हैं और through the camera medium or the digital medium everybody can watch them and multiple viewership मिलता है उनको. बिल्कुल. like that. बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीधर जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. और समय की पाबंदी ना हो तो आपसे बात करते ही चले जाएं, क्योंकि आपका एक बहुत ही गहरा अनुभव है. मुझे लगता है जिसको और ज़्यादा सुने तो जितना सुने उतना सीखें. थैंक यू. मुझे बहुत अच्छा लगा Thank you. कि आपसे यहाँ पर मिलना हुआ, प्लस आपने मुझे यहाँ बुलाया एंड आई कुड शेयर समथिंग ऑफ माई ह्यूज ब्यूटिफुल जर्नी. थैंक यू सो मच. नमस्ते. तो इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही. आपसे फिर जुड़ूंगी अगले अंक में. तब तक के लिए नमस्कार, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के इंसाइटफुल पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, कंटेंट आप तक पहुंचते रहे. नमस्कार.